गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन में केपलर के नियम। तो केपलर ने ग्रहों की जो गतियां होती हैं, किसी जिससे सूर्य की चारों तरफ ग्रह गति कर रहे हैं, तो उन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस प्रकार से होती है उनका अध्ययन करके उनसे संबंधित कुछ नियम दिए थे। परंतु ये सारे नियम जिस प्रकार से ग्रहों पे लागू होते हैं उसी प्रकार से किसी ग्रह के जो उपग्रह हैं उन पे भी लागू होते हैं। या अपन ऐसे भी कहते हैं जैसे कोई एटम होता है, उसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से उस नाभिक का उपग्रह हो गया, उस पर भी लागू होता है। क्लियर? तो वो नियम हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ इसकी बेसिक जानकारी अपन लेते हैं, वो देखें। सबसे पहले मान लो चीजें समझने की यही है, नियम तो 3 है, वो तो बहुत ईजी है, बस सारा खेल पहले ये समझना। देखो, मान लो ये सूर्य है, सन, ये सन का सेंटर है। मान लो पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर वर्ताकार पाथ पे गति कर रही है, ध्यान देना। या मान लो किसी पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह इस प्रकार से वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है। बात क्लियर? समझ रहे हो? ये मान लो एक पृथ्वी है और ये मान लो कोई उपग्रह वो गति कर रहा है। गति किस प्रकार से? वर्ताकार पथ पे गति है। वर्ताकार पथ पे गति है तो अभी इसकी चाल कितनी है? कक्षीय चाल के बराबर v0 है। परंतु जैसे ही ये बिंदु P पर उपग्रह होता है उस समय हम क्या करते हैं, अचानक P पर होने पर उपग्रह की चाल इस प्रकार बढ़ाते हैं कि चाल जो है, मान लो इस चाल v है, वो v कितनी v0 से बड़ी हो जाए, परंतु एस्केप स्पीड से कम रहे। पलायन नहीं करना है, एस्केप नहीं होने देना है। यानी कक्षीय वेग की √2 गुना से, ये जो v आप जानते हैं √2 v0 होता है, तो उसके बीच में अगर ये v रहे तो इस प्रकार से अपन इसको इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? अब जैसे ही इसको इंक्रीज करेंगे तो आप जानते हैं स्पीड आपने इंक्रीज कर दी है, तो स्पीड इंक्रीज करने पर ये अब अपने उस पाथ को छोड़ करके यहां से दूसरे पाथ में गति करना शुरू कर देगा। अब मान लो इस पाथ पे गति कर रहा था, अचानक किसी समय मान लो इस पॉइंट पर है, ध्यान दें, गौर करिए अच्छे से। जब इस पॉइंट पे है तब ये अपना जो स्पीड है वो तो अपने पथ की जो स्पर्श रेखा है उस तरफ इसकी स्पीड भी है बेटा, और ये है मान लो यहाँ पे पृथ्वी, तो इनको मैं मिला दूं दोनों को, सेंटरों को, तो ये इस पे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स Fg इस तरफ। जो इसका पाथ है उस पे खींच दे अपन एक नॉर्मल, मान लो ये एंगल थीटा मान लो मैं, तो इस Fg के अपन दो कंपोनेंट करें, एक तो इसके ठीक 90 पे, ये तो इसका बन गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक बन गया इसके ठीक इस तरफ, ये बन गया इसका कौन सा, पैरेलल कंपोनेंट, यानी Fg sin थीटा बन गया। अब गौर करें अच्छे से कि इस पॉइंट पर v के ठीक अपोजिट एक ग्रेविटेशन फोर्स का कंपोनेंट है। जब उसकी स्पीड के ठीक विपरीत इस प्रकार से घटक काम करने लग रहा है, तो अब बताइए इस v का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। इसकी स्पीड घटेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अब देखो हम यहां इस प्रकार से बता रहे हैं, तो पूरा सिस्टम जो है उसकी आप जानते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है और हम कह रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल है वो क्या कर रही है, ध्यान दें, गौर करें आप, अच्छे से ध्यान दें आप, इसकी स्पीड इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, काइनेटिक इसकी कम हो रही है, मैकेनिकल कैसी कांस्टेंट है, तो मैकेनिकल कांस्टेंट है, काइनेटिक इसकी लगातार कम हो रही, तो पोटेंशियल इसकी बढ़ रही है। ध्यान दें, पोटेंशियल इसकी बढ़ रही है। तो पाथ PKA, यानी PKA पाथ तक ये सारी प्रोसेस ऐसे ही फॉलो करेगी। तो इस पूरे पाथ में देखें आप, इसकी स्पीड क्या हो रही है, ध्यान दें आप, डिक्रीज। इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा जी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी है बेटा जी, कांस्टेंट। सही है बात? अब ये कांस्टेंट है, काइनेटिक डिक्रीज हो रही है, तो आप बोलो U क्या हुआ, बोलो भाई। आप जानते हैं U प्लस जो काइनेटिक है वो तो अब ये घट गई तो बढ़ गई ना। अब ये कब बढ़ेगी, तो आप जानते हो U इक्वल टू होता है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r। U कब बढ़ती, माइनस में है, तो इसके R बढ़ने से U बढ़ती है। तो बिल्कुल बातें आपको पता लग गई। ये सारे क्वेश्चंस हैं, सारे यहां पर क्वेश्चंस हैं। एट पॉइंट ए
ए पॉइंट क्या है देखो आप, ये है इस अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट है। यदि मैं इसको देखो यहाँ इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस जो है इसको मैं r1 दे रहा हूं और ये डिस्टेंस इसको मैं r2 कह रहा हूं। तो r1 तो यहाँ पर है मिनिमम डिस्टेंस और r2 कैसी है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो एट पॉइंट ए, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर उपसोर, जो ए पॉइंट है उसको उपसोर कहते हैं, एपोजी, इस पॉइंट ए पर। और जो कैसा देखो, ये एक तरह से दूरस्थ बिंदु है, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है। इस डिस्टेंस वाले पॉइंट पे आप देखें v बेटा जी, यानी स्पीड कैसी हो चुकी है, ध्यान दें, मिनिमम, कम से कम इसकी स्पीड हो चुकी है। काइनेटिक एनर्जी भी बेटा जी कैसी, ये भी मिनिमम है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, ये है मैक्सिमम। ये सारे क्वेश्चंस हैं। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो बेटा कैसी, कांस्टेंट है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है। अब इसका पाथ उल्टा, फोर पाथ ALP, आप ALP पाथ पे जाओगे। जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करते हो आप वापस इस तरफ आओगे, मान लो यहाँ कहीं भी, मान लो आप इस पॉइंट पे आप आगे, तो मिलाओ भाई वापस सेंटर से। इसकी स्पीड अब इस तरफ है v, और ग्रेविटेशन फोर्स आपका F इस तरफ लग रहा है। अब इसमें खींच दो नॉर्मल, इसके अपन करें कंपोनेंट, कोई सा भी एंगल थीटा लेकर के इसका एक कंपोनेंट इस तरफ, एक इस तरफ आ गया। अब ये जो कंपोनेंट आपका आ रहा है पैरेलल कंपोनेंट, वो कैसा v के अलोंग है, वेग की तरफ है। तो वेग की तरफ कोई बल या उससे घटक होता है तो स्पीड लगातार बढ़ती है। तो आप देखिए, अब ए से एल होते हुए अपन पी पे वापिस आएंगे। पी को हम कहते हैं अपसोर, पेरीहिलियन। तो इस पॉइंट पे जब आते हैं तो यहां से वापस इस दौर आने की प्रोसेस में जस्ट इसका उल्टा केस हो जाएगा। v क्या होगी बेटा जी, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा जी, इंक्रीज। मैकेनिकल क्या रहनी है, कांस्टेंट। और u क्या होगी बेटा जी, डिक्रीज। तो u के डिक्रीज का मतलब हो गया r हो चुका इसमें मिनिमम। तो वापिस ये खेल आप खेल सकते हो बता सकते हो आराम से। एट पॉइंट P जो क्या है बेटा जी, इसको आपने कहा अपसोर। इस अपसोर वाले बिंदु पर, जिसको अपन कहते हैं निकटस्थ बिंदु, निकटतम बिंदु, मान लो निकटतम जो बिंदु है, उस बिंदु पे क्या बोलेंगे आप, v बोलो, क्या होगा बताओ बताओ, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी बेटा को क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी u क्या होगी बेटे जी, ये हो गया मिनिमम, मिनिमम। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी है कांस्टेंट। समझे? तो ये बेसिक बातें आपने समझी। अब देखो कुछ इसके पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। एक है मेजर एक्सिस, दीर्घ एक्सिस को अपन बोल रहे हैं। मेजर एक्सिस क्या, देखो तो जो प्लैनेट है जिसके अराउंड ये सैटेलाइट मूव कर रहा था, इसके सेंटर से जो कम से कम डिस्टेंस है वो तो आपकी RA, मैक्सिमम कितनी है R2। अब जो इसका पाथ, ये पाथ था इसका कौन सा, देखो सर्कुलर पाथ, और ये पाथ बन गया इसका इलिप्टिकल पाथ। जो सर्कुलर पाथ और इलिप्टिकल पाथ जो होते हैं, उन दो ही ऐसे पाथ होते हैं जहां पर किसी सैटेलाइट की प्लैनेट के अराउंड जो मोशन है वो बाउंडेड हो सकती है, आबद्ध हो सकती है, यानी बंधित अवस्था में इसके चारों ओर मोशन कर सकते हैं। सर्कुलर और इलिप्टिकल यानी वर्ताकार पथ और दीर्घ वर्ताकार पथ ही कैसे होते हैं, बंद पथ होते हैं, क्लोज पाथ होते हैं। बाकी और जो पाथ आपके पैराबोलिक हैं, हाइपरबोला, परवलय और दीर्घ परवलय, दीर्घ आपके अति परवलय पथ होते हैं, वो कैसे होते हैं, ओपन पाथ होते हैं। ओपन पाथ मतलब वैसे पाथ कभी भी सैटेलाइट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सर्कुलर पाथ और एक हो गया कौन सा, इलिप्टिकल। दो तो प्रश्न आपके ही हो गए। ये क्लोज पाथ हो सकते हैं, जिसमें से सर्कुलर पाथ है उसमें और इसमें अब कंडीशन आपको देखनी है। जो इसकी पेरिजी और जो एपोजी है ना, इनके बीच की जो दूरी है टोटल, इसको मैं ले रहा हूं यहाँ पे 2a। इस 2a को बेटा हम कहते हैं मेजर एक्सिस। 2a इसका आधा a वो क्या है, इसको बोलते हैं ये दीर्घ, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष यानी a हो जाएगा। माइनर एक्सिस, तो उस केस में जो इलिप्स बन गया, इसमें इन दो k और जो l पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली, इसको हम कहते हैं 2b। और ये बेटा जी है माइनर एक्सिस 2b। और एक है आपका सेमी माइनर एक्सिस यानी अर्ध लघु अक्ष, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा b। अब है जो पाथ आपका बनता है इलिप्टिकल, इसकी इसेंट्रिसिटी एक कांस्टेंट है, उसको अपन ई से संकेत दे रहे हैं। ई है क्या, मेजर एक्सिस माइनर माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर प्लस माइनर, यानी अपन क्या लिखें, देखो मेजर एक्सिस की दूरी क्या थी 2a, माइनस कितना बेटा 2b अपॉन 2a प्लस 2b। सॉल्व करेंगे तो a माइनस का b अपॉन a प्लस b वैल्यू आ गई।
अब इस ई को देखें, यहाँ पे तो a माइनस बी ए प्लस बी है, ये वैल्यू छोटा है बड़ा वैल्यू है, तो आप इसमें बड़े से डिवाइड करें तो ई कैसा, ई यहाँ पर है लेस देन 1, ये तो एक से छोटा है, बात समझ में आई ना। जब ई यहाँ पे एक से छोटा है कि सेटेलाइट के मोशन के लिए, तो आप देखें इसमें कि हमारे पास जो फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू ए माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी, इससे हम लोग ए अपॉन बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या इसको आप वैसे सम और डिफरेंस मेथड से भी चेक कर सकते हो। देखिए इसमें, या मैं इसको ई बाई 1 कर दूं, ई यहाँ पे कैसा लेस देन 1 है, तो ई और 1 में से बड़ा कौन है, तो इससे अपन a अपॉन बी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको वैल्यू मिलने वाली है a यहाँ पे कैसा है बड़ा है, b छोटा है, तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, समझे। ठीक इसी प्रकार से a और b की वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखो इसमें एक बात और कि वैसे जैसे a आप देखें 2a वैसे है क्या, देखो बेटा 2a हमारे पास है r1 प्लस r2, p और a के बीच की डिस्टेंस ये हमारे पास है, ये टोटल यहाँ से यहाँ दूरी कौन सी r1 है, ये दूरी कौन सी बेटा r2 है, r1 प्लस r2 है। तो यहाँ पर भी अपन इसमें ये a और b के वैल्यू पुट करेंगे सारी वगैरह, और उनसे सॉल्व करेंगे तो e का जो वैल्यू आएगा, r2 बड़ा है तो r2 माइनस का r1 अपॉन r1 प्लस r2, तो e की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब अगला पॉइंट है वो है कि फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स, जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं उनके लिए क्या, तो सर्कुलर ऑर्बिट में आप देखें ये कब हो सकता है, जब ये दोनों पाथ बराबर हों, यानी इस r2 का मान वापस यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में तो आप ये कह सकते हो कि r1 इज इक्वल टू r2 होना चाहिए, या अपन ऐसे कहते हैं कि 2a बराबर कितना 2b होना चाहिए, या a इज इक्वल टू b होना चाहिए। जब लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष आपस में समान हो जाती हैं तब ये वैल्यू आएगी। अब उस केस में अगर आपको e फाइंड करना हो, e वैसे क्या था a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो दोनों बराबर हो चुके तो जीरो हो गया ना, तो उस केस में ई सेंट्रिसिटी का मान कितना होता है, 0। तो इलिप्टिकल पाथ के लिए ई 1 से छोटा है, और सर्कुलर पाथ जो होते हैं उसके लिए ई का मान कितना 0 है। क्लियर। अब उसके बाद देखो मैं कुछ पॉइंट और ले रहा हूं, पॉइंट नंबर 5 इसमें है इस पूरी गति के दौरान कौन कौन सी राशियां तो कांस्टेंट है, कौन सी यहां पर है वेरिएबल। तो ध्यान दें इसमें, एक तो इसका टाइम पीरियड टी, यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो ये कांस्टेंट रहेगा। दूसरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही हमेशा रहेगी संरक्षित, ये कंजर्व्ड रहेगी। तीसरी बात आप ध्यान दें कि जो भी आपका ग्रह उसके सेंटर के परितः है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स इस पॉइंट पे है तो यहां से पास हो रहा है, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स यहां से पास होगा, तो अगर हम इसके पृथ्वी के सेंटर के परितः हम बल, तो यहां पर एक ही बेटा बल एक ही है, बल एक ही है। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, यहां कोई उपग्रह है, गति इसकी मान लो इस तरफ कहीं भी कैसे भी है, परंतु ग्रेविटेशन फोर्स तो एफ जी पृथ्वी के सेंटर से पास हो रहा ना, तो मुझे निकालना हो कि पृथ्वी के केंद्र के परितः इसका टॉर्क निकालना हो, तो टॉर्क अपन करते हैं आर एफ साइन थीटा, जहां थीटा होता है आर और एफ के बीच की दूरी। तो ध्यान दें इसमें आर तो है इस तरफ, एफ है इस तरफ, दोनों कैसे हैं अपोजिट हैं, साइन 180 कितना 0 होता है। इसका मतलब उपग्रह की गति के दौरान प्रत्येक बिंदु पर ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा पृथ्वी के सेंटर से पास होता है, इसलिए यहाँ बल आगुण 0 है। और बल आगुण के 0 होने पर जब बल आगुण 0 है तो आप जानते हैं डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी से अपन कहते हैं कि कोणीय संवेग इसका क्या रहेगा, संरक्षित। तो जे भी बेटा यहाँ पर कैसा है, संरक्षित है। तो ध्यान कर लें अच्छे से, एक तो आवर्तकाल, एक इसी कुल यांत्रिक ऊर्जा, और एक कुछ का कोणीय संवेग, ये 3 राशियां तो संरक्षित, बाकी सब कैसी वेरिएबल है। बाकी सब में क्या, मान लो इसकी चाल है, देख रहे हैं आप, चाल है या वेग है, वेग का परिमाण है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सब वेरिएबल हैं। कोणीय वेग है, वेरिएबल है, कोणीय वेग का परिमाण है, वेरिएबल है, कोणीय त्वरण है, वेरिएबल है, कोणीय त्वरण का परिमाण है, रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग का परिमाण है, बल का परिमाण है, सब कुछ परिवर्ती है। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हैं वो कांस्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो कि ये पूछे आपसे कि इलिप्टिकल पाथ में उपग्रह के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे छठा पॉइंट ले रहा हूं, जो दीर्घवर्ती कक्षा होती है, दीर्घवर्ती कक्षा में 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ए और बी। एक तो है इसकी
टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन जो दीर्घ अक्ष होती है उसकी दूरी 2a, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके बेटे, यानी एक तरह से वैल्यू आपको मिल गई। दूसरा है कि इसका टाइम पीरियड टी है उसका स्क्वायर, इसको आगे अपन पूरा पढ़ेंगे, वो बेटा जी है जी एम सॉरी ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू ए की पावर 3, और ए यहां पे क्या है ध्यान कर लें, सेमी मेजर एक्सिस जो ए है इसके क्यूब के समानुपाती है। क्लियर? तो ये इसकी बेसिक जानकारी है। अब अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसमें केपलर के 3 नियम महत्वपूर्ण, ये बेसिक जानकारी आप अच्छे से देख लें पहले। क्लियर? कहाँ इसकी स्पीड अधिक है कहाँ कम है। क्लियर बेटे? अब हम बात करते हैं जो बेसिक आपके केपलर के नियम है, बिल्कुल सिंपल है पर क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। तो 3 नियम दिए थे केपलर ने, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट लॉ जिसको अपन कहते हैं कक्षा का नियम, तो केपलर के पहले नियम के अनुसार उपग्रह ग्रह के चारों ओर या ग्रह सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। पाथ कैसा है इसका? इलिप्टिकल है। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है, वर्ताकार कक्षा इलिप्टिकल की एक विशेष स्थिति है। इलिप्टिकल बोलने का मतलब है कि उसमें वर्ताकार भी समाहित है, दोनों साथ ही हैं, अलग से नहीं है। वर्ताकार बोलोगे तो उसमें इलिप्टिकल समाहित नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखो, एक है फर्स्ट का 62, एक तारे या सूर्य के चारों तरफ ग्रह का कक्षीय पथ कैसा होता है, और ऑप्शन है वर्ताकार पथ है, दीर्घवृत्ताकार पथ है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो कौन सा आंसर आप करोगे? बोलो साहब। तो इलिप्टिकल पाथ इसका सही आंसर जाएगा, क्योंकि इलिप्टिकल में सर्कुलर भी शामिल है। क्लियर? तो आ गया अभी सेकंड नियम, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफलों का नियम, लॉ ऑफ एरिया। कैसा नियम है? देखो भाई, क्षेत्रफलों जो नियम है उसमें केस सिंपल सा ये है, देखो इसको यहां बना दूं, ये मान लो प्लैनेट है कोई, इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट है मूव कर रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो यहाँ इस पॉइंट पर है सैटेलाइट, और ये मान लो पॉइंट मैं इसको कह रहा हूँ ए से वो गया बेटा जी बी पर गया। ए से बी जाने पर जो प्लैनेट और सैटेलाइट इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये, अब ये पहले यहाँ थी, अब पहुँच गई बेटा यहाँ। तो किसी ग्रह और उपग्रह के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जब ए से बी में पहुँच गया, तो देखो इस रेखा ने इतना क्षेत्रफल कवर कर लिया, इस क्षेत्रफल को मैं कह रहा हूँ A1। फिर मान लो यही उपग्रह बी से मान लो सी पे पहुँच गया, सी से फिर ये सी से है जब सी पे, तब इनकी ये तो है दोनों के बीच की दूरी, और मान लो फिर गया ये सी से डी पे गया, सी से डी पे चला गया, और फिर इनको वापस मिला दूं, और सी से डी जाने पर इसके जो सेंटर को जो मिला रही लाइन वो कितना क्षेत्रफल तय कर रही है, उसको मैं कह रहा हूं बेटा जी A2। तो पॉइंट ये है कि अगर A से B तक का समय, ये समय T1 और ये C से D तक का समय अगर T2 है, और दोनों समय अगर बराबर हैं, तो हम क्या देखते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2 होने पर ये एरिया भी आपस में कैसे होता है? इक्वल है। तो आप क्या बोलेंगे कि सेकंड नियम के अनुसार किसी ग्रह और उपग्रह के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। अब यदि समय ये बड़ा है, ध्यान करना, अब क्वेश्चन इसमें ये आएंगे, यदि मान लो मैं ऐसे कह दूं कि T1 का मान T2 से बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा कि A1 का मान A2 से बड़ा होगा, और उल्टा दे दिया तो उल्टा आप कर सकते हो, अनुपात दे दिया तो रेशियो निकाल सकते हो। मान लो कह दे कि मैं ऐसे कह दूं कि T1 मोर देन 2T2 है, मान लो ऐसे कर दिया, T1 है 2T2 के बराबर है, तो आप एरिया भी क्या बोलोगे? एरिया A1 इक्वल टू 2A2। इसमें क्या समस्या है? तो इस रेशियो निकाल रहा हूं, A1 अपॉन A2 कितना? 2 रेशियो 1 आ गया। बात क्लियर? थर्ड, सेकंड आपका हो गया। इस इक्वेशन भी एग्जाम में पूछे गए। अब आते हैं अपन थर्ड लॉ में, वो है आवर्तकाल का नियम। उसमें क्या बेटा कि जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था, ये डिस्टेंस आपकी R1 थी, ये R2 थी, और ये डिस्टेंस हमने टोटल क्या थी? 2 ली थी, जिसमें से A क्या है? इसको हम कहते हैं अर्ध
दीर्घ अक्ष की दूरी। तो जो आवर्तकाल है यानी वो कितना है, तो उसमें नियम यह है कि किसी ग्रह और उपग्रह, या सिंपल से वापस बता दूं, किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह का जो आवर्तकाल है, उस आवर्तकाल का वर्ग इस दीर्घवर्ती कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष दूरी a की घात 3 यानी घन के समानुपाती होता है। तो इसको मैं लिख दूं T² = K r³। और ये पीछे पन्ने पढ़ा भी था, तो T² याद करो 4π² ये r³। इनकी तुलना करोगे तो हमारे पास k का मान कितना आया, 4π² और फिर इससे अगर आपको 4π² का मान निकालना हो तो ये gm × k आ जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो आपके A का 17 2015 में AIPMT में या नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें जस्ट ये दे रखा था कि T² = KR²। तो यहाँ पे K का जो वैल्यू है वो G के साथ किस प्रकार से रिलेटेड कर रहा है, तो उसके ऑप्शन ये आपको सही करने थे। तो यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर? तो A का 17 आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटे। तो यहाँ तक आप बात कर सकते। इसमें क्वेश्चंस मैंने पीछे भी आपको आवर्तकाल पढ़ाया था, तब मैंने खूब सारे क्वेश्चंस करवाए थे T के R के साथ वेरिएशन के। तो T² वैसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, T² समानुपाती r³ है, तो T² समानुपाती r³ आ गया ना। तो इसमें T/T का मान निकालना हो तो R के साथ क्वेश्चंस खूब सारे मैंने पहले आप बता रखे हैं ये वाले। अब आता है इसमें इनका एक्सप्लेनेशन यानी इसकी व्याख्या। तो पहले नियम की अपन व्याख्या करते हैं। तो ध्यान दो, ये कोई m मास का कोई उपग्रह है, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है बेटा जी Fg, और ये है मान लो प्लानेट ग्रह। तो जो इनके बीच का बल है Fg, अगर इसको मैं लिखूं 1/r⁴n, 1/r⁴n, तो यहां मैंने आपको पीछे कहा था कि जो पाथ ऑफ पार्टिकल या सैटेलाइट जो है वो दो तरह से होते हैं, या तो ओपन पाथ या क्लोज पाथ। क्लोज पाथ जब होते हैं तो उपग्रह आबद्ध अवस्था में बाउंडेड कंडीशन में चारों तरफ गति करता है, और ऐसे केस में उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होती है। और वो पाथ कैसे पॉसिबल है, पहले कहा था आपको, ओनली सर्कुलर और इलिप्टिकल पाथ होते हैं ना, उसी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होती है, उसी में पाथ आपका कैसा होता है, क्लोज पाथ होता है, वहां ओपन पाथ नहीं होता। तो उस पाथ के लिए यहाँ जो n का वैल्यू है, यदि इस n की वैल्यू कितनी हो, 1 है या 2 है, ध्यान कर लें, सिर्फ 1 और 2 के लिए, 1 और 2 के लिए ही ये जो इसकी कंडीशन है वो कैसी पॉसिबल हो सकती है, क्लोज्ड पाथ, आबद्ध अवस्था। यदि इसका वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे, n का जो मान है वो 3 से कम होना चाहिए। n यहाँ पे पूर्णांक है तो 3 से कम होना चाहिए, 1 और 2 ही होना चाहिए। 1 होने पे सर्कुलर पाथ या आपका इलिप्टिकल पाथ हो सकता है, 2 होने पर भी हो सकता है, बट n का मान 3 से, मैं कह रहा हूं 3 से कम ही होना चाहिए। अगर 3 के बराबर या इससे बड़ा है तो अब पाथ कैसे हो जाएंगे, ओपन पाथ हो जाएंगे, खुले पाथ हो जाएंगे, यानी उपग्रह पलायन कर जाएगा। ऐसी उपग्रह की कक्षाएं संभव नहीं है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। उसके बाद अपन आते हैं, ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया, और फिर अपन लेते हैं सेकंड नियम, इसकी अपन करते हैं एक्सप्लेनेशन, और इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दो आप, मान लो कोई उपग्रह ऐसे गति कर रहा है, ये ग्रह इसका मास है M और m मास का उपग्रह ऐसे गति कर रहा है। क्लियर? किसी विशेष बिंदु पे, इस पॉइंट पे इसकी पोजीशन है, और मान लो इस तरफ आ रहा है। जब इस तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड इस तरफ है, मोमेंटम इस तरफ है, इसका मोमेंटम p मैं कह दूं कितना m × v है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ बेटा। अच्छा, ये इसका मैं मान लूं ओरिजिन, ये इसकी मान लो पोजीशन, तो इसका ये है पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन r⁵। r तो ये है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, पर r⁵ तो कैसा अपन ने पढ़ा था, o से p की तरफ, o से p की तरफ। ध्यान करो आप, अब r और p के बीच का एंगल देखो, ये थीटा है, r और p के बीच एंगल इसका थीटा आ गया। अब इस एंगल के थीटा होने पर ये वाला एंगल कितना बेटा जी, टोटल कितना 180 है, तो ये आपका आया पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आ गया। अब थोड़ी सी एक नई बात देखो इसमें, कि मान लो इस पॉइंट से थोड़े से समय यानी dt समय में ये मान लो यहां पहुंच गया, बहुत कम है, इसमें इसके पाथ को अपन रफली स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। और जब यहां था तब इसको ये लाइन मिला रही थी, अब यहां है तो इसको लाइन ये मिला रही है।
तो दोनों के सेंटर को जो लाइन मिला रही है उनके द्वारा कवर्ड एरिया बेटा ये है। कोई समस्या नहीं है। अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक वाली, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को आप देखो, डिस्टेंस वैसे मैं इसको डीएल मान लूं, डिस्टेंस को अपन डीएल मान ले बेटे, है ना। और डिस्टेंस वैसे ये है कितनी, एरिया कितना है, यदि इसको पहले मैं डीएल मान लेता हूं और ये एंगल आपने फाइंड कर लिया है कितना, पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं ये पूछूं ये डिस्टेंस कितनी है, गौर करें, ये इस तरफ डीएल है, इसके ऊपर करें कंपोनेंट, ये एंगल है, तो क्या लगेगा, डीएल कोस और डीएल साइन। तो ये डीएल साइन यानी ये कंपोनेंट यहां से यहां तक वाला ये है कितना, डीएल साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा जो है इसकी वैल्यू पर निकालेंगे तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ए एस टी सी। साइन कैसा पॉजिटिव है, पाई होने पे कोई चेंज होगा नहीं, तो वैल्यू आपकी आ गई डी एल साइन थीटा आ गई। अब हम इसका निकालते हैं एरिया। तो हमारे पास बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है इसका देखो बेस इंटू हाइट, उसको यूज करते हैं, उसको अपन हाफ करते हैं, जिसका अपन निकालते हैं बेटा जी। अब एरिया निकाल रहा हूं, देखो मैं एरिया, तो एरिया कितना है 1/2 इंटू बेस तो कितना आर, कितना बेटा जी हो गया आर। अब अपन इसमें लेते हैं इसका ये यहां से यहां तक का वैल्यू, ये कितना हुआ डी एल साइन थीटा, देखो डी एल साइन थीटा इसका एरिया आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ, डी एल साइन वैल्यू बन गई ना। अब मैं ये एरिया कितना छोटा एरिया डी ए है, मुझे निकालना हो यहां पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो मैं इसको ऐसे करने वाला हूं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, मैं इसको कर दूं हाफ, ये बेटा जी हो गया आपका आर इंटू डी एल बाई डी टी, और ये कर दूं इसको साइन थीटा डी एल बाई डी टी, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस डी एल है और यहां से इसकी स्पीड मान लो वी है, तो डी एल बाई डी टी किसको शो करेगा, इसकी स्पीड को शो करेगा। तो आप इसको कर सकते हैं हाफ आर वी साइन थीटा, हाफ आर वी साइन थीटा, यह है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अगर मान लो बेटा जी मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से कर दूं डिवाइड, तो एम वी आर साइन थीटा, ये क्या बन गया है एम वी आर साइन थीटा, जिसमें इसको अपन कर दें बेटा जी यहां पर p, तो एक तरह से बन गया आर पी साइन थीटा, जो बन सकता है आर क्रॉस p, क्या एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या बन गया, एक तरह से जे बन गया बेटा जी, एंगुलर मोमेंटम बन गया। तो आप इसमें इस ऊपर वाले वैल्यू को क्या कर सकते हो, देखो यानी सीधी सी बात ये है कि डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपको मिल गई जे बाई टू एम। बहुत शानदार पॉइंट है ये, जे बाई टू एम। तो सेकेंड नियम में आपने इस तरह से फाइंड किया, इसको ढंग से अच्छे से नोट कर लेना बेटे। तो आपने यहां देखा डी ए बाई डी टी यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन दर क्या है, जे अपॉन टू एम के बराबर। स्मॉल एम तो उपग्रह का द्रव्यमान है, वो कांस्टेंट है, और जानते हो जे भी कांस्टेंट है, पीछे मैंने पूरा बताया जे कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब जे और एम दोनों ही कांस्टेंट है तो आप क्या बोलेंगे कि उपग्रह की गति के दौरान क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। चाल कौन सी है, एरियल स्पीड है, ये क्षेत्रीय चाल है, ये सामान्य चाल v और ओमेगा जैसा नहीं है, ये डी ए अपॉन डी टी है। तो उपग्रह की गति के दौरान क्षेत्रीय चाल कांस्टेंट रहता है। क्लियर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखो पहले फर्स्ट का 67 आप खुद करेंगे, बी का 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इसके 2 पॉइंट मैंने आपको बताया अभी तक, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बेटा जी यहाँ है, जैसे मैं यहाँ देखूँ कि एक तो डी ए बाई डी टी, इसका फॉर्मूला क्या बना जे बाई टू एम, और दूसरा यहाँ पर है कि इसमें क्षेत्रीय चाल और जो आपका कोणीय संवेग दोनों ही क्या है, वो नियत रहते हैं। इसी के क्वेश्चन है, वो थ्योरेटिकली खूब सारे दे रखे हैं। ओके, अब देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये हो गए, और अब मैं तीसरा पॉइंट आपका यहां और ले रहा हूं, वो है बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट पी। ए तो था आपका ए पोज जी यानी दूर वाला पॉइंट, यहां वाले पॉइंट पे, और एक पॉइंट आपका पी ये वाले पॉइंट पे। तो
P पॉइंट डिस्टेंस कितनी इसकी R1, और ये डिस्टेंस बेटा जी कौन सी मान लो मैं यहाँ पर R2 मान ली, यहाँ इसकी स्पीड मान लो, अगर ये ऐसे इस पॉइंट पे स्पीड इसकी मैं V2 मान लो, इस पे स्पीड इसकी मान लो कितनी V1 मान लो, और मास इसका स्मॉल m है ही, तो हम ये करेंगे J तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिखूं JA बराबर कौन सा JP, J कितना होता है MVR, ये भी कौन सा MVR। अब A पे इसमें M तो कांस्टेंट है, मगर दो इसको JVARA, M कांस्टेंट है, VPRP, या RA कितनी है, RA तो A पर पॉइंट पे डिस्टेंस कौन सी बेटा R2, और P पे डिस्टेंस P वाले पे पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस कौन सी है R1, M से M कैंसिल हो गया, तो V इंटू R बराबर कॉन्स्टेंट है, V इंटू R बराबर कॉन्स्टेंट है बेटा, यहाँ पर V इंटू R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आप इसमें ये कह सकते हो ना V प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन R है, जहां R कम से कम होगी वहां स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। तो अब देखो क्वेश्चन, स्टेज फर्स्ट का 66 है, 69 है, 72 है, स्टेज सेकंड का 14, 63 है, ए का थर्ड है, थर्ड का स्टेज थर्ड का 12 वाला क्वेश्चन है, और आपका ए का 25 नीट 2018 प्रश्न पूछा है। वो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, कितना आसान है, देखो आप कि एक सैटेलाइट ऐसे मोशन कर रहा है ए, और ये है मान लो यहाँ पर सन, या मान लो कोई आपका प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट मूव कर रहा है, दोनों केस में एक ही बात है। ये कह रहा है कि ए पॉइंट है बी और सी, ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी के ए है, बी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा के बी है, और सी पे के सी, इनका ऑर्डर बताओ। तो आप देखें ये तो इसका नियरेस्ट पॉइंट है ना आर, कम से कम इसकी वी कैसी मैक्सिमम है, और अपन ने भी पढ़ा था कि ए से बी से जाने पर इसकी स्पीड लगातार घट रही है, तो स्पीड के लगातार घटने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लगातार घट रही है। इसका मतलब ए पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी पे उससे कम है, और सी पे तो सबसे कम है, तो ये उसका ऑर्डर आ गया। कहाँ कोई नई बात है ही नहीं, नहीं कुछ बात है ही नहीं बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग से कहानी नहीं है, ओनली आपको बस क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन किस पे, वी वाले पे, यानी V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2, इसमें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, V1 पूछ लिया, कोई V2 पूछ लिया, कहीं R1 R2 रेशियो पूछ लिया, ये सारे खेल यहाँ पर हैं, तो मेरे हिसाब से इनको भी आप कर लेंगे। तो एक बार फिर बताता हूँ, 3 आपके नियम है। पहला, पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल। दूसरा क्या है, क्षेत्र चाल है, नियत रहती है, यानी दोनों को मिलाने वाली रेखा समान समय समान क्षेत्रफल तय करती है। थर्ड वाले में इसका जो आवर्तकाल है उसका वर्ग जो होता है वो क्या है, सेमी जो मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के समानुपाती है, a की पावर 3 के समानुपाती है बेटा जी, है ना, वो रूल है आपका। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, अब एक पॉइंट और देखें आप, जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर गति करता है तो उसके पाथ किस प्रकार से संभावित हो सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेंगे, उसमें उनकी एनर्जी किस प्रकार से होगी, पाथ आपके आबद्ध होंगे या कैसे खुले पाथ होंगे, इन सारी कहानियों को लेते हुए बहुत सारे पॉइंट है। तो ध्यान दें भाई, मान लो ये तो है कोई पृथ्वी, ये कोई एक है मान लो अपने पास ग्रह, इसमें ये ग्रह कोई वस्तु मान लो, इसको अपने ग्रह बनाना है, उपग्रह बनाना है, वस्तु इसका मास स्मॉल m है, मान लो इसको छोड़ दूं, जस्ट बिना किसी स्पीड दिए हुए छोड़ दूं तो नीचे गति करेगा ना। तो पहला पाथ है ये, फर्स्ट पाथ v = 0 होने पर, और इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये आबद्ध अवस्था में है, यानी पृथ्वी की तरफ भी गिरा है, अपने आप इससे मुक्त हो गया, वापिस गिर रहा है, तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है नेगेटिव। और इसका पाथ कैसा हुआ, सरल रेखा, पाथ इसका बेटा जी सरल रेखा, और इसका ई कितना होता है 0, कोई इसकी ई सेंट्रिसिटी नहीं है, पाथ ओपन है, क्लोज पाथ है, यानी बंधा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बद्ध अवस्था कहेंगे इसकी, ये आपका बाउंड पाथ होगा, अनबाउंड नहीं होता, बाउंड होता है। फिर आप इसको अधिक स्पीड दे, थोड़ी अधिक स्पीड देके इसमें थ्रो करेंगे, वापस अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा, और स्पीड देंगे तो वापस सेंटर की तरफ आएगा। पर इस 2 और 3 में देखो, 2 वाले में यहाँ इसमें जो उपग्रह की चाल है वो उसकी ऑर्बिटल स्पीड से बहुत कम है, तब इसका पाथ 2 नंबर वाला है। थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे तो पाथ इसका 3 हो जाएगा। पर दोनों ही पाथ हैं कैसे, आबद्ध अवस्था में, इसकी नेगेटिव एनर्जी है, ये भी नेगेटिव एनर्जी है, v = v0 होने पर ये हो गया पाथ इसका सर्कुलर पाथ, ये पाथ पर अभी भी बाउंड कंडीशन में है, अभी भी बाउंड कंडीशन में है। जब ये कंडीशन, तब इसका पाथ कैसा है, दीर्घवृत्त, और ये पाथ कैसा बेटा हो गया, वर्ताकार। फिर अपन ने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि ये आपका प्लैनेट था, यहाँ से अपन स्पीड बढ़ाई थी, फिर इसका पाथ ये बना था, वो पाथ भी कैसा था, इलिप्टिकल था। वहां मैंने कहा था कि आपने उसकी चाल को इस प्रकार से बढ़ाया है कि v का मान v0 से बड़ा परंतु s के स्पीड से छोटा है, तब इसकी पाथ जो एनर्जी, तो अभी बाउंड कंडीशन में ये नेगेटिव एनर्जी है, बाहर तो प्लान हुआ नहीं, अब इसकी पाथ किसकी वैल्यू, इसको भी दीर्घवृत्त हो गया, इलिप्स हो गया भाई।
जब v का मान VE हो गया बेटा, तब क्या हो चुका, अब इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो चुकी है 0 और ये हो चुका एस्केप, इसका पाथ होता है पैराबोला, परवले पाथ हो गया। यदि v का मान v से और बड़ा कर देंगे तब इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव, मुक्त हो चुका है, और फिर इसका पाथ होगा हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो बहुत अधिक दूरी तक आपको किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना, उसका पाथ कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। कम डिस्टेंस वाले का पैराबोलिक होगा, जो बहुत दूर वाले हैं उन सब का। बात क्लियर? अच्छा अब सुनो, बाउंडेड अनबाउंडेड कौन से हैं, तो ये दो ही तो आपके कैसे हैं, दो ही तो कैसे ओपन पाथ है, ये भी आपका ओपन है, ये भी कैसा बेटा जी ओपन हो गया, और ये कैसा आपका बाउंड अनबाउंड, ये अनबाउंड हो गया। यानी यहां तो प्लान हो चुका ना, जहां प्लान हो चुका वो कौन से पाथ होते हैं, ओपन पाथ होते हैं। ये दोनों ओपन, बाकी सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे क्लोज या बद कंडीशन कहलाएगी, तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से देखो कुछ पॉइंट आप इंपॉर्टेंट चेक कर सकते हो कि आबद्ध कक्षाएं कौन सी हैं। आबद्ध कौन सी, या तो स्ट्रेट लाइन, या कौन सा आपका सर्कुलर, या कौन सा इलिप्टिकल है। इन सब के लिए ई का जो वैल्यू है, ध्यान करें इसमें जो ई का वैल्यू है, इस वाले मैंने लिखा नहीं, ई का वैल्यू यहाँ पे है 1 और इसमें ई का वैल्यू आपसे 1 से बड़ा होता है, और यहाँ ई का 0, बाकी इन सब में ई का वैल्यू कैसा 1 से कम है। तो ई का वैल्यू 0 या 1 से कम होने पर पाथ कैसे हैं, क्लोज पाथ हैं। और पाथ कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या इलिप्टिकल है। और जब ये कैसा आपका पाथ है, जब ये क्लोज ओपन हो गए, ओपन होने पर ई का मान या तो कहता 1 है या 1 से बड़ा है, तो पाथ कैसा, पैराबोला और हाइपरबोला है। कुल ऊर्जा प्लस कब होगी, माइनस कब होगी, ये सारे केस आप ई के आधार पर भी सबको देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटे उपग्रह में भारहीनता, वेटलेसनेस कंडीशन इन सैटेलाइट। जैसे मान लो ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर कोई सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है, और उस सैटेलाइट, जैसे मान लो ये सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के अंदर कोई वस्तु है, ये वस्तु है कोई, इस वस्तु का द्रव्यमान है बेटा स्मॉल m। उपग्रह यहाँ v0 बराबर रूट gm/r से अपने पथ पे गति कर रहा है, सेंटर से इसकी दूरी मान लो स्मॉल r। ठीक है, अब इस स्मॉल m पर देखो, ध्यान देना, उपग्रह के अंदर रखी कोई वस्तु की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इस पे बल कितना लग रहा है, तो एक तो इसका लग रहा है पृथ्वी के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स, वो तो आपका लग गया Fg। दूसरा इस पे लग रहा है, चूंकि यहाँ पे संपर्क में है, तो एक लग रहा है मान लो इसमें नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल। ठीक है, अगर मैं इसके साथ मोशन करते हुए चलता हूं तो मैं यहाँ पर इसके बाहर की तरफ मानूंगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, और बैलेंस कंडीशन में इन दोनों बलों का योग इसके बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे Fg। वैसे क्या देखो, इसका मास मान लो कैपिटल M, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, ये किसके बराबर हुआ देखो, n प्लस m v0 स्क्वायर बाई स्मॉल r। क्लियर? अब देखें, मैं यहाँ लिखूँ n प्लस, ये बेटा हमारे पास वैल्यू है m बाई r, v0 का स्क्वायर, ये देखो G कैपिटल M बाई, बोलो साहब स्मॉल r, स्क्वायर कर दिया, रूट कैंसिल हो गया। अब गौर करें आप, ये जो टर्म आपको मिली है और ये मिली G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, ये भी देखो G कैपिटल M बाई स्मॉल r स्क्वायर हो गया, दोनों इक्वल हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी ऐसे में इस वस्तु पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसका मान हो चुका है 0, और इस n का 0 होना ही भारहीनता कहलाता है। इसका मतलब ये सपोर्ट जो है नीचे वाला, वो इसको किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया प्रदान नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो अंदर रखी वस्तु क्या करती है, अपने आप को वेटलेस कंडीशन महसूस करती है। अब देखो इस कंडीशन में यदि n को अपन 0 कर दें तो इस पर नेट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। जब नेट फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है तो हम क्या मानते हैं, हम इसको इस प्रकार से मानेंगे कि यहाँ जो उपग्रह है, ध्यान करना एक बात और, यहाँ अर्थ की ग्रेविटी लिमिट से, मान लो इसकी ग्रेविटी लिमिट, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ इसकी ग्रेविटी लिमिट, यहाँ इसका G0 हो रहा है, पृथ्वी की ग्रेविटी लिमिट के भीतर ही उपग्रह गति कर रहे हैं।
ग्रेविटी लिमिट से बाहर नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें ग्रेविटी लिमिट से बाहर गति होने से इसमें किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं मिल रही है, लिमिट उसी के अंदर ही है, यानी इससे पहले ही मोशन कर रहा है, उसके बावजूद भी आप देखें इसमें n का मान कितना शून्य हो चुका है। अच्छा जी, ये सबसे बड़ी बात है एक तो। सेकंड थिंग देखो, एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारहीनता की कंडीशन में जैसे इस पे बल आपका ओनली ग्रेविटेशन फोर्स हुआ, तो हम क्या मानते हैं, हम इसको इस प्रकार से मानते हैं कि जो वस्तु है ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर रही है, पृथ्वी की तरफ गिर रही है, गिर रही नहीं है परंतु इस प्रकार से, क्योंकि बल इस पे एफ नेट ही है, एफ नेट यहाँ पर ओनली एफ जी है, ध्यान करें आप इसमें। यदि मैं पृथ्वी पे खड़ा होकर के इसको स्टडी करता हूं तो एफ नेट हमारे पास ओनली इस पे क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इसलिए इसको अपन छोड़ दें यहां पर, तो क्या करेगा, ये पृथ्वी की तरफ गिरना चाहिए ना, बात समझ रहे हो। तो हम इसको कैसा मानते हैं, हम इसको ऐसे मानते हैं कि ये स्वतंत्र पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरता हुआ आपको लग रहा है, इसलिए यहां भारहीनता की कंडीशन है। जैसे एक क्वेश्चन देखें आप, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, उसमें पूछा कि अंतरिक्ष यानों में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव होने का कारण क्या है। तो वहां ऑप्शन दे रखा है, जड़त्व है, त्वरण है, शून्य गुरुत्व है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना। क्या शून्य ग्रेविटी है क्या, नहीं, इसके अंदर ही गति कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना, गिरता नहीं है ऐसा अपने को आभास होता है। क्लियर। और एक आप जैसे एग्जाम्पल है बेटा जी इसका, एग्जाम्पल नंबर 16, वो भी आप इसमें पढ़ लेना, उसमें इसी को एक्सप्लेन कर रखा है कि n का मान 0 कैसे हो रहा है। अब जब कहीं पर भी इस प्रकार की कंडीशंस होती हैं, जैसे मुख्यतः जितने भी आपके अंतरिक्ष यान हैं उन सब में इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है। अब ऐसी विचित्र जो स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर जब आपको n मिलता ही नहीं है, तो हम जैसे मान लो अंतरिक्ष यान में कहीं किसी वस्तु को बिना पकड़े, उसमें बिना किसी सहारे के आप अपने आप को खड़ा रख सकते हो, खड़ा भी नहीं, आप इस प्रकार से पूरे एयर में लेट सकते हो, ऊपर का साइड कौन सा है, नीचे वाला साइड कौन सा है, दायां कौन सा, बायां, सब कुछ वहां पर अजीब सा लगता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। और ऐसी की ऐसी कंडीशन, जैसे अपन कोई लिफ्ट के अंदर मान लो अपन गति कर रहे हो, अचानक लिफ्ट की रस्सी अपन काट दें, वो स्वतंत्रता पूर्व गिरना भी एक तरह से भारहीनता कंडीशन की ही तुल्य होता है। मान लो एक आइस ब्लॉक हो, बर्फ का एक बड़ा बहुत बड़ा एक पिंड, और उस पे हम मान लो कोई नाव को तैराएं या पानी पर नाव तैर रही हो, तो वहां उस प्रकार की कंडीशन से वो पैदा हो जाती हैं। तो यहां जब ये कंडीशन उत्पन्न होती है अंदर भी, जैसे वहां सब कुछ बिल्कुल अलग सा नजर आता है, पानी जो है वो भारहीनता की कंडीशन में छोटी गेंदनुमा आपको नजर आता है, बूंदों में टूट जाता है, बात समझो। आप चम्मच से पानी मान लो इस प्रकार से उड़ेलेंगे ना, तो वो पानी है वो बूंद के रूप में आपको नजर, वो नीचे उड़ जाएगा ही नहीं, नीचे गिरेगा ही नहीं, जैसा है वैसा वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस में यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखो अगला पॉइंट अपन लेते हैं, वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह, या इसको अपन कहते हैं तुल्यकालिक संचार उपग्रह। इसका उपयोग है वो संचार में किया जाता है। तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी पर एक स्थान पर खड़े होकर देखें तो हमेशा निश्चित बिंदु पर ही दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। हमने आपको पहले कहा था कि पृथ्वी के चारों तरफ हम दो प्रकार की कक्षाएं निर्धारित करते हैं, एक तो है इसके नॉर्थ और साउथ पोल से इस प्रकार से निकलने वाले, इनको बोलते हैं ध्रुवीय कक्षाएं, और जो इसके ईस्ट और वेस्ट से निकलती हैं इस प्रकार की कक्षाएं, उनको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखीय कक्षाएं, भूमध्य रेखीय कक्षाएं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स। तो इन उपग्रहों को हम इन्हीं कक्षाओं में स्थापित करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे, जो पृथ्वी जो है ये अपनी एक्सिस पर एक जो चक्कर है वो आप जानते हो 24 आवर में पूरा करती है। अब जब ये उपग्रह भी पृथ्वी के साथ साथ गति करता है, मान लो जैसे मैं यहाँ अभी खड़ा हूं और उपग्रह ये है, ठीक है, मैं अपने आप पृथ्वी मान लूं, ये मान लो उपग्रह है, तो उपग्रह जैसे मैं इस तरह से तो यूं गति कर रहा हूं, तो जैसे मेरी रोटेशन की प्रकृति वैसे इस वस्तु की यानी उपग्रह की है। इस तरह से अपन यहाँ से गति करते हुए जब वापिस यहाँ पे आएंगे तो आप देखें यहाँ कोई मान लो ऑब्जर्वर है, उसके लिए उपग्रह वही नजर आया ना। अब पृथ्वी ने अपने जो
रोटेशन का पूरा एक चक्कर पूरा करा है उसमें टाइम लगा है 24 आवर, और इसका भी कितना, इसने भी जो एक चक्कर पूरा करा उसका टाइम पीरियड भी कितना 24 आवर है। दोनों की टाइम पीरियड है वो बराबर है। पर ध्यान देना, पृथ्वी की सापेक्ष पृथ्वी के चारों तरफ कभी गति नहीं करता है। पृथ्वी के सापेक्ष नहीं है, ये चक्कर लगा रहा है, लगातार रोटेशन कर रहा है, पृथ्वी रोटेशन कर रही है। पर मैं कहूं कि पृथ्वी के सापेक्ष कितने चक्कर कर रहा है, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। सापेक्ष बात करोगे क्योंकि जितनी कोणीय चाल इसकी उतनी कोणीय चाल इसकी है, दोनों की कोणीय चाल कितनी है, बराबर है। तो सापेक्ष कोणीय चाल कितनी हुई, 0 हुई। तो ये पृथ्वी चारों तरफ गति करता ही नहीं है। ये पूछे कि इसको पृथ्वी के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करने में कितना इसको समय लगना चाहिए, वो तो अनंत लग रहा है भाई, करता ही नहीं गति। बात समझ रहे ना। तो इसका एक बहुत ध्यान देना कि यहां पर ये लगातार उसके साथ ही गति करता जा रहा है। फिर देखो अब इसमें जो पूरी कहानी है, मैंने 2 पॉइंट बताया आपको अभी, ये इस कक्षा में स्थापित होते हैं। इनका आवर्तकाल कितना 24 आवर होता है, फिक्स होता है। उसके बाद जो इसमें 2 चीजें और हैं, एक तो इसकी सरफेस से ऊंचाईपन कितनी रखें, या इसके सेंटर से अपन जो दूरी है वो स्मॉल आर, ये अपन कितनी लेवें। इन पे मेनली क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। तो इन पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं मैंने लिखे हैं, देखो फर्स्ट का 52 है, फर्स्ट का 59 है, सेकंड का 16 है, थर्ड सीरीज का आपका 16 है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी हम बता देते हैं। तो जैसे मैं कुछ पॉइंट आपको भी बता दूं। फर्स्ट तो देखो आपने लिखा वो ठीक हो गया, वो तो कक्षा इसकी होगी। दूसरा पॉइंट है इसका आवर्तकाल कितना है, वो 24 आवर है। आवर्तकाल 24 आवर है तो इसका कोणीय चाल कितना बेटा, 2 पाई अपॉन टी, यानी 2 पाई अपॉन टी को अपन रखें यहाँ पे सेकंड में। तो आप जानते हैं एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है बेटे, ये करीब करीब आपको मिलने वाली है 7.27 इंटू 10 टू पावर, ये है -5 रेडियन पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इसमें हम बात करने वाले हैं, देखो इन उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या, इन उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या। अब हमें आवर्तकाल मालूम है, तो आवर्तकाल के पदों में किस तरह से अपन देखें, तो देखो इस पे बल सेंटर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ अपन कहते हैं अपकेंद्रीय बल है, दोनों बैलेंस कंडीशन में है। तो हम जैसे इसको लिखें G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू m, ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन बेटा t स्क्वायर इंटू स्मॉल r। ये हम बार बार इसको सोल्व कर चुके हैं, हमें इसमें निकालनी है कक्षीय त्रिज्या स्मॉल r। तो ध्यान दें भाई, ये r स्क्वायर यहाँ r, मैं कर दूं इसको r की पावर 3, बाकी सबको स्मॉल m से कैंसिल हो गया। तो r की पावर 3 की वैल्यू अपन यहाँ पे देखेंगे, तो देखो GMT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो GM, M यहाँ पे क्या है, M है यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। T हमें मालूम है, 4 पाई स्क्वायर हमें मालूम है। तो अब देखो अगर इसी से अपन स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि वैसे r प्लस h है बेटा जी, तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे तो GM मास ऑफ अर्थ, ये T का स्क्वायर अपॉन बेटा जी 4 पाई स्क्वायर। इस पूरी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास स्मॉल r जो है, स्मॉल r है, ये सारी वैल्यू पुट की जा सकती है। ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस प्रकार से वैल्यू रख के सोल्व करने का समय नहीं मिलता, इनको याद रखना पड़ेगा। तो इनका जो वैल्यू है बेटा जी लगभग जो है ये करीब करीब होता है आपका 43,000 किलोमीटर। स्मॉल r जो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे वो रफली आता है बेटे जी 43,000 किलोमीटर। क्लियर, ये r प्लस है, तो पृथ्वी के सेंटर से उसकी दूरी कितनी है, ये वाली है स्मॉल r। अच्छा, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 की पावर 3 भी करना पड़ेगा ना, ये r की पावर 3 का वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू आ गया। अब ये पूछे कि अर्थ की सरफेस की ऊंचाई कितनी है h, तो वो तो आपकी स्मॉल r माइनस कैपिटल होगी ना, यानी आप देखिए 43,000 जो किलोमीटर है, ये इसमें से अपन ज्ञात घटा देंगे इसको पृथ्वी की रेडियस को, जो कि है 6400 किलोमीटर, और इसमें से घटाने पर ये रफली आएगा 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये गति करते हैं। बात क्लियर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब यदि इसको अपन अर्थ की रेडियस में कन्वर्ट करें, इस h को अपन अर्थ की रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसमें जो h है उसमें क्या करेंगे,
6400 किलोमीटर का भाग देंगे, भाग देने से जो h है उसका मान है वो रफली 5.6 ये r आएगा, 5.6 r। इतनी ऊंचाई पर ये ग्रह गति, ये जो आपके सैटेलाइट है वो गति करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू तो कोई खास है नहीं। और फॉर्मूले के रूप में देखो इसमें r, इसका क्वेश्चन पूछा है जो स्टेज फर्स्ट का 52 वाला क्वेश्चन है ना, वहां से पूछा कि h का मान कितना है। तो h का मान कितना देखो बाबा, अगर मैं इस पूरे पद में से इस r को माइनस कर दूं तो आ जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 52 वाला, आप चेक कर ले फटाफट, कोई समस्या नहीं देखो, है ना। तो ये चीजें इसमें आप आराम से कर सकते हो। तो ये दोनों डाटा आपको ध्यान रखने हैं कि अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, ये रफली आपके 43,000। वैसे इसको आप ज्ञात करते हो तो ये जो वैल्यू है वैसे आती है 42,000, ये बेटे जी करीब करीब 360 किलोमीटर है, पर अप्रोक्सीमेट इसको अपन इतना 43,000 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपका है स्टेज उसके बाद क्वेश्चन है बेटा स्टेज सेकंड का 16 ये वाला। इसमें आपसे क्या पूछा है कि भू स्थिर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या का घन r³ जो है वो किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, किस पर, कोणीय चाल पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इसकी जो कोणीय चाल ओमेगा पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान दे बेटे, r³ का हमारे पास वैल्यू देखो ये वाला है gm, और ये है t² / 2 पाई, यानी 4 पाई स्क्वायर, मैं इसको 2 पाई का स्क्वायर कर दूं। फिर देखो ये gm, ये t/2 पाई इसका स्क्वायर। आप जानते हैं ओमेगा = होता है 2 पाई बाई टी, होता है ना। तो इस t को मैं नीचे ले आऊं तो एक तरह से ये बन गया देखो gm/ω², यही फॉर्मूला है। तो आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट और है कि इस उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी है। इस उपग्रह की, पॉइंट नंबर 4, इस उपग्रह की कक्षीय चाल, यानी जो चाल इसकी यहां है वो v0 कितनी है, वो हम इसमें ज्ञात करें। तो याद करो, हमने इसका आवर्तकाल तो पता है ना, वो तो 24 आवर याद हमें। आवर्तकाल होता क्या है, आवर्तकाल है एक चक्कर में एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। अब इसकी चाल मान लो v0 है, r इसकी मान लो रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस मान लो, सॉरी यहाँ इसकी वेलोसिटी है वो बेटा कितनी, v0 है। तो v0 से लगातार गति कर रहा है ना, दिख रहा है बेटे। r इसकी दूरी है, तो एक चक्कर को पूरा करने में इसने दूरी तय कितनी करी, 2 पाई r। इसकी स्पीड कितनी है, v0, बोलो है या नहीं है। तो ये इसका आवर्तकाल है। तो इस फॉर्मूले से यदि अपन v0 ज्ञात करें तो हमारे पास है 2 पाई r बाई टी। अब 2 पाई अपन जानते हैं, r हमने ज्ञात कर ली। यदि प्रॉपर रखें वैल्यू 42,360 किलोमीटर, वो अपन यहाँ पुट कर दें। टी अपन जानते हैं 24 आवर यानी 6,400। तो उन सबको लिखने के पश्चात इसकी जो वैल्यू है वो बेटा है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये डाटा है वो क्या, बहुत अधिक कैलकुलेशन के हमें याद रखने ही चाहिए। तो सेंटर से दूरी, इसकी ऊंचाई और कक्षीय चाल, इसका आवर्तकाल, ये 4 डाटा हैं, इनको आप याद कर लें। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं है बेटे। तो मैं इनको आप एक बार पॉज करके बेटे नोट कर लें एक बार, मैं इसको अब हटा रहा हूं। तो ये बात रही आपकी भू स्थिर उपग्रह की। इसको भू स्थिर उपग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से देखने से ये हमेशा एक स्थान पर दिखाई देते हैं। इनको तुल्यकालिक उपग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आवर्तकाल है वो पृथ्वी के गुणनकाल के समान है। और इसको संचार उपग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग संचार में काम में लेते हैं। फोर्थ एक बात और है, इनकी कक्षाएं फिक्स हैं, इनको सिर्फ इन्हीं कक्षाओं में आप भेज सकते हैं, इनके अलावा कक्षाएं संभव नहीं है। यानी भूमध्य रेखीय जो भाग है ना, आप इनको और कक्षाओं में स्थापित नहीं कर सकते। जैसे अपने हिंदुस्तान में आप जानते हैं, जो इसका अपने इंडिया का जो मैप है वो इस लाइन से ऊपर है, यानी कोई भी शहर हमारे हिंदुस्तान का भूमध्य रेखा से, या अपन ऐसे कहते हैं कि किसी भी शहर से भूमध्य रेखा पास नहीं होती है। जब हमारे लिए इस प्रकार की कंडीशन संभव नहीं है तो हमारे
किसी भी शहर पर, किसी भी शहर के ठीक ऊपर ये इस प्रकार के सैटेलाइट नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो ये बात ध्यान आपको रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन भी शायद आपके यहां होगा, क्वेश्चन सेकंड का ये 16, उसमें कि इन उपग्रहों को भूमध्य रेखा पर स्थित किसी भी शहर के ऊपर स्थापित किया जा सकता है। भूमध्य रेखा पर कोई भी, ध्यान देना, इन उपग्रहों को भूमध्य रेखा पर स्थित किसी भी शहर के ऊपर स्थापित कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान में अब देखो कोई भी शहर है वो इस प्रकार की जगहों पे है ही नहीं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट एक आपका क्लियर हो गया, ठीक है बेटे। अब हम एक तो केबीटी है उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और एक आपके ये 3 एग्जाम्पल हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले ये 3 एग्जाम्पल हैं अपने एग्जाम्पल 19, 18 और 20, ये मॉड्यूल में सॉल्व कर रखे हैं। इनको मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ, बाकी आप खुद इनको कर लेना। जैसे एग्जाम्पल 19 में आपसे पूछा है कि मान लो पृथ्वी की चारों तरफ कोई उपग्रह गति कर रहा है इस तरह से, है ना, और ये इसकी पेरिजी कंडीशन है, इसकी एपोजी, यानी ये आपकी निकटतम दूरी वाली, कैसी है, मैक्सिमम डिस्टेंस वाली दूरी। यहाँ पे निकटतम है यानी न्यूनतम है, तो यहाँ चाल इसकी है मैक्सिमम, यहाँ चाल इसकी मैक्सिमम है, तो इसको मैं कह रहा हूँ मान लो वीपी, पी पे इस पर, और ए वाले पॉइंट पे एपोजी पे इसकी स्पीड को मैं कह रहा हूँ बेटा जी वीए। आपसे पूछा है कि सूर्य के सापेक्ष ग्रह का कोणीय संवेग कितना है, कोणीय संवेग आपसे पूछा है। तो कोणीय संवेग वैसे तो है क्या, यदि आप इसमें जे ज्ञात करना शुरू करें तो कोई भी एक पॉइंट मान लो इसके सापेक्ष अपन देखें, तो यहाँ इसका देखो सबसे पहले वो संवेग, तो m इंटू वीपी, ये बन गई इसकी रेखीय संवेग m इंटू वीपी, है ना, इस तरफ कोई समस्या नहीं है। ये बन गई इसकी एक्शन लाइन, और ये आपको पृथ्वी के सापेक्ष निकालना है, तो सेंटर से इस दूरी कौन सी बन गई, आरपी, ध्यान दो। और 90 इसमें कोण कितना, 90 डिग्री का है, तो बिल्कुल वैसी बात आ गई, ये m इंटू वीपी इंटू बेटा जी आरपी। क्लियर। आपको इसमें जो वेग है ये मान आपको याद करना है। अब वीपी, ये m आपको दे रखा है, आरपी दे रखी है, वीपी आपको दे रखी है नहीं, वीपी का मान आपने याद करना है। तो आपका अब जो फंक्शन पूरा है वो वीपी है, इसको याद करने में रहना चाहिए। अब ये कैसे याद करेंगे, तो हमारे पास 2 चीजें हैं, ठीक है। 2 चीजें क्या है, एक तो है फर्स्ट थिंग तो है बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कहां पर, पी पर और ए पर, पी और ए पर अपन लगाएं। तो यहां क्या लिखूं, एम वी पी आर पी इज इक्वल टू एम वी आपका ए और आर ए, एम से एम यहां पर कैंसिल हो गया, तो मुझे यहां पर वीपी का मान याद करना है। तो मैं अगर वी ए का मान इसमें याद करूं तो मेरे पास ये आया वी पी आर पी अपॉन आर ए आ गया, ये पहली इक्वेशन आ गई, वी का मैंने मान लिख दिया। अब देखो दूसरा थिंग वो है बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे इसके पास एनर्जी कितनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस गति में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो पॉइंट पी पे आप देखें तो इसके पास काइनेटिक कितनी है, हाफ एम इंटू वी पी स्क्वायर, और यहाँ इसकी पोटेंशियल सिस्टम की वो कितनी, माइनस का तो वही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इनके बीच दूरी कितनी बेटा है, वो है आर पी। फिर देखें अपन उस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ इसकी काइनेटिक है हाफ एम इंटू बेटा वी ए स्क्वायर, और माइनस कितना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ए। अब कैलकुलेशन आपको करनी है, क्या करना, देखो इस वी ए का मान यहाँ पे रख दो और वीपी में आ जाएगा, वीपी वाले पद को एक तरफ कर लो, वीपी याद कर लो, और जो वीपी आए उसको यहाँ रख के आपका आंसर याद कर दो, ठीक है। ये प्रोसेस अब आपको सोल्व कर रखी पूरी, आप कर लेना। अब आता हूँ मैं एग्जाम्पल कितना 18 पे, क्वेश्चन देखो इसमें यहाँ बोल रहा है कि कोई उपग्रह इस प्रकार से गति कर रहा है जिसमें इसकी न्यूनतम दूरी तो 2r है, मैक्सिमम दूरी कितनी आपकी 4r है। क्लियर, आपको दे रखा है मास ऑफ सन दे रखा है, या जो भी आपका पृथ्वी मास दे रखा है, और इसका मास है वो बेटा स्मॉल एम, ये बेटा है मास कितना, स्मॉल एम। आपसे पूछा है कि इनमें वी मैक्सिमम और वी मिनिमम कितनी है, और फिर पूछा है कि न्यूनतम दूरी वाले बिंदु पर इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है। 2 प्रश्न आपसे पूछे गए। तो वी मैक्सिमम ज्ञात करना है तो वापस वही 2 स्टेप, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद कौन सा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे ज्ञात करता हूँ सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या स्मॉल एम इंटू वी मैक्सिमम इंटू 2r इज इक्वल टू बेटा जी स्मॉल एम इंटू वी आपकी मिनिमम इंटू डिस्टेंस कितनी, देखो 4r। अब इसमें m से m कैंसिल हो गया, 2 से मैं इसको उड़ा दूं यहाँ तक, तो हमारे पास v मैक्सिमम जो है ना
उसकी वैल्यू मिल गई बेटा जी V मैक्सिमम आपको मिल गया कितना 2 इंटू वी मिनिमम। क्लियर। अब अपन बात करते हैं वापस बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाई COME। तो हम यहां पर वापस क्या लिखें, काइनेटिक बोलो हाफ m इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी बेटा 2r इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी मिनिमम का स्क्वायर माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4। फिर देखो यदि आपको यहां पर ज्ञात करनी है पहले v मैक्सिमम, चलो पहले v मिनिमम पर निकाल लेते हैं। तो v मैक्सिमम का वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो। तो अब ये वाला पद भी कैसा है मिनिमम का, ये भी कैसा है मिनिमम का, इसको ए तरफ कर लो, बाकी को ए तरफ कर दो और v मिनिमम का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब v मिनिमम आपको मिल गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो v मैक्सिमम आपको मिल गया, ये काम भी बन गया। तो आपने गणना पहले कर ली। अब तो b वाला पार्ट है उसमें क्या करना, देखो वहां आपसे पूछिए वक्रता त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि इस बिंदु पे अगर मैं लिखूं गति की समीकरण तो यहां पर इस पे अंदर की तरफ फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स Fg, और बाहर की तरफ फोर्स अगर मैं इसमें v ज्ञात कर चुका हूं तो मैं लिखूं इसमें m v मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। ये स्मॉल r जो है ना वो है यहां पर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बस इन दोनों को आपको इक्वल करके स्मॉल r की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है, बाकी सब आप इसमें सॉल्यूशन में देख सकते हैं, कर लें। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये प्रश्न आप केवल देख के समझ नहीं सकते, इसके लिए थोड़ी सी आपको कल्पना करनी पड़ेगी। मान लो ये सन है और इसके अराउंड एक प्लैनेट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। जब प्लैनेट इस तरह से मूव कर रहा है और आपको बोल रखा है कि इनमें जो पहले इसके त्रिज्या है वो इसकी कितनी स्मॉल आर है। एक बार रुक जाएं, क्वेश्चन को वापस ढंग समझ लें। जब प्लैनेट सन के अराउंड इस प्रकार से रिवोल्यूशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना, कैपिटल T है। अचानक इसमें ये बोला कि ये पृथ्वी पे गिरना शुरू हो गया, या सन सॉरी ये प्लैनेट है वो सन पे गिरना शुरू हो गया। तो कैसे गिरेगा भाई, जब इस तरह से मोशन करेगा तो गिरते समय इसका पाथ होगा एलिप्टिकल, ऐसे यूं पृथ्वी के सेंटर से निकलते वैसे यूं इस तरह से गिरना, पहले गिरना शुरू होगा, जब गिरना होगा अंतिम समय में इसका ये पाथ होगा एलिप्टिकल पाथ। अब सोचो जब इसका इस तरह से पाथ होगा तो पहले इसका पाथ देखो ये था T, उस समय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ थी स्मॉल r, ध्यान कर लें जैसे, जो कि दोनों के बीच की दूरी है। जब ये गिरते समय इस प्रकार से गति करेगा तब ये है इसका सेंटर, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या इलिप्टिकल पाथ का अपन वैल्यू लें यहां पर, वो कितना बन गया r/2। अब सुनो यहां पे इसका पूरे का जो सर्कुलेशन का टाइम है इसको टी डेज मान रहा हूं बेटा। टी डेज क्या है, इसमें एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, बट इसको यहां से यहां नीचे गिरने में कितना समय लगा है, यहां से यहां तक वो है जो आप देख पा रहे हैं, जो टी फॉल है ना ये गिरने का समय, वो तो कितना T/2 है, T/2। तो अगर हम T को फाइंड कर लें और उसको अपन यहां रख दें तो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो देखें भाई इस पूरी मोशन में मैं यहां लगाता हूं केपलर्स का लॉ, जिसमें आप कहते हैं T² प्रपोर्शनल टू r⁻3। मैं लिखूं इसको T/T, आपको T निकालना है तो इसको कर दो मैं यहाँ 3/2। तो देखें भाई ये है T/T इज इक्वल टू r है इसकी पावर 3/2। r आपको दे रखा है कितना बोलो, जब गिरते समय कितना है r/2 अपॉन ये बेटा स्मॉल r इसकी पावर 3/2, r से r कैंसिल 1/2, 1/2 की पावर 3/2 हो गई। तो ध्यान दें आप T/T इज इक्वल टू आ गया 1/2√2। समझ गए क्या। तो इससे सॉल्व करने पे T हमारे पास है प्यारे बच्चों T/2√2। ये गणना कर ली। अब आपको पूछा था क्या T फॉल, तो नीचे गिरने में इसको समय कितना लगना है, T फॉल है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 इंटू T, तो ये है बेटा T/2√2। कोई समस्या नहीं। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से मैं डिवाइड कर दूं तो 2 इंटू ये √2 हो गया ना, तो 2 इंटू 2 कितना, 4 इंटू 2 8, हमारे पास वैल्यू आ रहा है √2/8 इंटू T। अब क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि T फॉल है वो क्या है, इसकी रिवोल्यूशन वाले टाइम पीरियड का √2/8 टाइम से आपको प्रूव करना था, ये प्रूव आपका हो गया। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल आप कर लें। तो इस टॉपिक का अपन लास्ट जो स्टेप है वो शुरू कर रहे हैं, वो है कैविटी। कैविटी के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो कैविटी में देखो एक तो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन 4 और 6,
एक स्टेज सेकंड में क्वेश्चन 37, एक है शॉर्ट एग्जांपल 13। शॉर्ट एग्जांपल 13 आप खुद कर लेंगे, है ना, 3 बता रहा हूँ, ये आप खुद स्टडी कर लेंगे। तो ध्यान दें, पहला है स्टेज, ये आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे बोला है कि हमारे पास ये कोई स्फीयर है, इसका मास है मान लो कैपिटल एम, ये पूरा एक स्फीयर है, इसका मास है कैपिटल एम, ये पूरा स्फीयर है, पूरा स्फीयर, उसका मास है कैपिटल एम, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमने केविटी काट दिए, क्लियर। तो केविटी काटने और अपन इसके सेंटर से ये किसी डिस्टेंस पे स्मॉल एम मास रखा हुआ है, आपको दे रखा है कि जो केविटी काटी है उसके सेंटर से ये जो मास है वो कितना 2.5 r डिस्टेंस पे है, यानी इसको मैं चाहूँ तो 5/2 r भी लिख सकता हूँ। इस डिस्टेंस पे आपने स्मॉल एम मास रखा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस केविटी को काटे जाने के बाद इस स्मॉल एम पर फोर्स कितना होगा। यहाँ देखो, इसमें यहाँ पूरी केविटी, मान लो पहले केविटी आपने नहीं काटी है, तब इधर रखा पूरा कंडीशन, मास कैपिटल एम है, ये पूरा केविटी मान लो पहले भरी हुई है, उस कंडीशन में इसके सेंटर से 2r दूरी पर रखे इस स्मॉल एम पे पहले फोर्स F1 है। केविटी काटे जाने के बाद जो शेष भाग होगा उसके द्वारा बल है वो कितना F2 है। तो आपसे पूछा है कि पहले बल कितना था और केविटी काटे जाने के पश्चात शेष कितना बल है, उसका अनुपात आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में। और यहाँ वाले क्वेश्चन में देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन ये है, यहाँ है कि ये हमें दे रखा है कैपिटल मास का ब्लॉक और ये इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे केविटी काटी है। केविटी कितने साइज की काटी है वो आपको दे रखा नहीं है, और आपको इतना पूछा है कि इसके सेंटर पे, यहाँ इसके सेंटर पे ईजी कितना है, या इसके सेंटर पे स्मॉल एम मास अपन रख दें तो स्मॉल एम मास पे फोर्स कितना है, ये बातें आपसे पूछी जा रही हैं। अब इन सारे प्रश्नों में आप सबसे पहले ये देखें कि जिस पार्ट को अपन काट रहे हैं उसका मास कैसे, मास कितना है, यानी एम जो रिमूव्ड है ना, ये हमेशा पहले ज्ञात करा करो। और ये कितना होता है, अब सारी इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा सॉलिड रूप में आएगा तो इसमें डेंसिटी कितनी, रो, और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा, रिमूव्ड का। इस फॉर्मूले से सबसे पहले आप ज्ञात करा करो एम रिमूव्ड। जैसे मान लो यहाँ इन दोनों में मुझे ज्ञात करना हो तो रो तो पूरे का है, वो तो है मास अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, इनटू जिसको अपन काट रहे हैं उसका मास वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई, जो काट रहे हैं उसका रेडियस कितना, देखो यहाँ पर r/2 है, तो कर दो इसको r⁻3/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो मास कितना m/8 आ गया। r/2 का अपन काटेंगे तो मास कितना m/8 आ गया। ये पहला स्टेप है सॉल्व करने का। यहाँ इसका साइज आपको दे रखा नहीं है ना, इस केविटी का, तो एम रिमूव्ड है, उसको एक बार एम रिमूव्ड ही मान लो, बोलो कुछ काम नहीं करना, ये काम हो गया भाई। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपको करना है तो इस स्मॉल एम पर, यहां देखो ये कैविटी वाला भाग है, ये पूरा भाग है, दोनों मिलकर के यहाँ पे कुछ न कुछ जो भी आपसे पूछा है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो ध्यान करें इसमें, बस कॉन्सेप्ट इसका फिक्स यही है कि एफ यहाँ पूछा ना, एफ जो टोटल है उसको अपन ऐसे मान लें कि एफ जो रिमूव्ड है, जिसको आप यहाँ से काट के अलग कर रहे हो, प्लस एफ रिमेनिंग, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है और जो आपका काट रहे हो उन दोनों को मिक्स कर दूं, दोनों की, इसका बल यहाँ पे निकाल लूं, इसका बल यहाँ निकाल लूं। अब देखो जो शेष भाग है वो तो कैसा एसिमेट्रिकल है ना, और एसिमेट्रिकल होने पे इसके टोटल मास को सेंटर पे एज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि पूरी बॉडी सिमेट्रिकल थी, उसका अपन यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। जो पार्ट अपन काट के अलग कर रहे हैं वो भी कैसा सिमेट्रिकल है, उसका भी यहाँ पर गणना कर सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पूरी बॉडी की और रिमूव्ड की गणना कर सकते हैं, हम शेष भाग की गणना ऐसे थ्योरेटिकली नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, देखो एफ टोटल है हमारे पास, एफ रिमूव्ड प्लस दिस। अब इसमें से मुझे एफ रिमेनिंग निकालना हो, एफ शेष निकालना हो ना, शेष, तो क्या हो गया, ये एफ टोटल माइनस एफ ये रिमूव्ड जो काटा है वो। अब देखो एफ टोटल कितना है, एफ टोटल आप देखो यहाँ मास स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, इसको अपन सेंटर मान लें, और इनके बीच की दूरी ध्यान करें भाई, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, देखो 5/2 r, ये r/2, इस पूरी में से ये डिस्टेंस घटा दूं तो ये डिस्टेंस क्या आ गई, पूरी बॉडी के सेंटर से दूरी आ गई ना। इसको आप देखें तो 2r है या नहीं, बोलो, तो बस वैल्यू रखो एफ टोटल, ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 4r² माइनस एफ रिमूव्ड। अब देखो यहाँ इसका मास, इसको अगर मैं मान लूं यहाँ पर, बाकी सबको यहाँ से उड़ा दूं, तो देखो हमारे पास ये रहा कि m/8 मास की कोई बॉडी है, उसके सेंटर से स्मॉल m कहाँ रखा हुआ है 5/2
डिस्टेंस पे, तो देखो G कैपिटल M इंटू एम बाई सॉरी इसका मास हो गया आपका m/8 इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस के स्थान पे आप क्या लिखने वाले हो, अब डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, पहले हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी, अब डिस्टेंस इसके सेंटर से, तो इसका सेंटर है वो 5/2, तो आप लिखें इसको 25/4 r²। अब इसको कॉमन लेके सॉल्व कर दें, आपका आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखो भाई, कुछ नहीं करना भाई, G कैपिटल M स्मॉल m r² कॉमन ले लो, यहाँ 1/4 रह गया, क्या वैल्यू आती है उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आपका आंसर दनादन हो जाएगा। यही प्रोसेस आपको यहाँ करनी, कुछ भी पूछे, यहाँ पूछा पहले F1, ये तो था आपका इनिशियल, ध्यान दो, देखो अपन लिखा था F टोटल इज इक्वल टू F रिमूव्ड माइनस कौन सा, सॉरी प्लस F, ये मैं कहता हूं यहाँ पर F शेष, ये पर निकालेंगे, तो अपन ने F टोटल को बोल रखा है F1, रिमूव्ड को बोल रखा है बेटा जी F2, और प्लस आपने लिखा F शेष, बोल है नहीं, मुझे यहाँ पर मान लो ज्ञात करना हो, इसमें F शेष निकालना हो, आपको तो रेशियो पूछा ना, तो देखो F1 मैं इसमें से F2 कॉमन ले लूं, तो यहां बच गया आपका 1 प्लस F शेष अपॉन F2, ये तो अब बोलो, अब इसमें गणना कैसे करोगे, F शेष की गणना, F शेष की मैं पहले आपको सिखा दूं, F शेष आपको जब निकालना है वो है आपका F1 माइनस F2, सॉरी F शेष हमारे पास बिल्कुल ये आपका F1 माइनस F2 आ गया, तो अब इससे गणना कर लो बेटे, क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूं, देखो F टोटल इक्वल टू है आपका F रिमूव्ड और F शेष, यस थोड़ा सा एक बार वापिस देखें इसको, ये F टोटल इक्वल टू F रिमूव्ड और F शेष, इससे अपन ज्ञात करें बेटा F शेष, तो F शेष हमारे पास कितना हुआ, F टोटल माइनस F रिमूव्ड, क्लियर। अब आपका दे रखा F शेष दे रखा आपको F2, F टोटल दे रखा अपने को F1 माइनस F रिमूव्ड, क्लियर। अब देखो F1 की वैल्यू को मैं यहां पे ऐसे करता हूं, F1 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस F रिमूव्ड अपॉन F1, और आपका आंसर क्या देखो F2/F1 इज इक्वल टू ये 1 माइनस F रिमूव्ड अपॉन F1। अब जैसे मैंने यहां आपको सिखाया, ओनली ये वैल्यू पुट कर दो, फिर इसमें से माइनस करके सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो F1 कितना, आप F1 क्या लिखोगे, F1 टोटल है, गौर करो इस स्मॉल m पर इस पूरे का फोर्स, तो ध्यान करें डिस्टेंस 2 आ रहा ना, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r², प्यारे बच्चों ये लिखनी है। फिर देखो इसका मास अपन ने ज्ञात कर लिया, मैं इसमें शेष का ज्ञात करने वाला हूं, इसका मास m/8 है, डिस्टेंस देखो पूरी कितनी 2r है, इसमें से r/2 घटा दूं, डिस्टेंस क्या रह गई, ये 3/2r रह गई। तो अब इसमें जो आपका F रिमूव्ड है वो कितना है, G m/8 इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस है 3/, ये हो गया आपका 9/4r², ये वैल्यू यहां पुट कर दो, रखती आपका आंसर आ जाएगा बेटे। सबसे शॉर्ट इसी तरह से आप कर पाएंगे, बाकी तो बहुत लेंदी है, करते रहो चाहे। फिर देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, यहां इसलिए शानदार है क्योंकि आपसे पूछा कि पूरा स्फीयर था, हमने इसके सेंटर से कैविटी काटी है, और ये कह रहा कि इसके जहां से कैविटी काटी उसके सेंटर पे ईजी कितना है, और ये जो रूल है सब पे लागू होता है। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, अब मैं लिखूंगी इसमें ई टोटल इज इक्वल टू ई काटा प्लस ई शेष, आपको ई शेष है वही तो ज्ञात करना है, तो वो है ई टोटल माइनस ई काटा। अच्छा इनका मतलब अब थोड़ा सा और समझना आपको, ई टोटल तो आपको क्या है कि इस पूरे के कारण इस बिंदु पर कितना इजी है वो याद करना। तो ये पॉइंट देखो पहले, ये पॉइंट अभी इस गोले के अंदर है कि बाहर है, अंदर है, तो एक तरह से ई टोटल तो कहां पर है, इन, और इसका फॉर्मूला क्या था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ई का जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर की पावर 3, इजी इन याद करो, माइनस ई काटा, इसका वैल्यू क्या है, देखो ये है कि जो भाग अपन काट के अलग कर रहे हैं उसके कारण जहां पूछा गया वहां पर, कहां पूछा अपने इस बिंदु पे, ये क्या है जिसको अपन ने काटा उसका सेंटर, और आप जानते हो जिसको अपन काटा, जैसे मान लो ये है छोटा सा पार्ट हमारे पास,
ये इसका सेंटर है, इसका मास अपने पास मान लो m/8 है, अगर मैं इसमें r/2 का काटता ना तो इसका मास m/8 आता। अब इस m/8 के कारण अपने खुद के सेंटर पर ईजी कितनी है, तो अपन जानते हैं खुद के सेंटर पे तो ईजी हमेशा कितना 0 होता है। तो अब इसमें जो ई काटा तो 0 हो गया, तो आपका आंसर यहाँ तो क्या 0, देखो तो जी कैपिटल एम स्मॉल आर हमारे पास दे रखा है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस, तो r/2 अपॉन r⁻3, तो आंसर कितना हुआ देखो, इसको अपन काटेंगे तो जी कैपिटल एम अपॉन 2r², इतना इसके सेंटर पे इजी हो जाएगा। बाकी दो क्वेश्चन जो है ना वो सोल्ड एग्जाम्पल 13 में आपसे पूछे गए, इजी और बीसी निकालना है, वो आप खुद कर लें बेटे, है ना। तो इस तरह से लेक्चर पूरा आपका समाप्त हो रहा है। इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें, डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट काउंटर पे सॉल्व कर लें। ओके, थैंक यू, जय CLC।